हेलो हेलो। हम्म आवाज आती है सबको? हाँ सर, हाँ सर। ओके, चलिए तो लास्ट क्लास में क्या अपना चल रहा था, कोई बताएगा? कितना हो गया था वगैरह वगैरह। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात चल रही थी और इसमें अपन लोगों ने लास्ट क्लास में कैथोड रे कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था। और मुझे पता चला था कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इरिस्पेक्टिव ऑफ गैस, आप कोई भी गैस भरें ट्यूब के अंदर, ये बात पक्का है कि जो कैथोड रेज है वो बनने लग जाते हैं। अगर आपने बैटरी ऐसे लगाई है तो ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है। सो दिस इज नोन एज एनोड एंड दिस इज नोन एज कैथोड। तो हमेशा, और एक वैक्यूम पंप आपने लगा रखा है जहाँ से आप एयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने ए गैस भरा तो ए गैस अपने आप टूट के बनाएगा ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। द प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के थ्रू आज हम जानते हैं आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन उस टाइम के लोग नहीं जानते थे। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वालों को अपने से दूर भगाएगी तो ए प्लस जो है वो दूर भागेंगे, लेकिन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव वालों को अपने से दूर भगाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जितने भी बनेंगे वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? कैथोड रेज। तो जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है दे आर नोन एज कैथोड रेज। ठीक है, और यू कैन से आज के ज्ञान के हिसाब से दे आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम है ये सब की सब। आई थिंक मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वैसे भी चेहरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीछे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, धूप बहुत तेज निकला हुआ है यहाँ पे। ऑटो फोकस नहीं है। आवाज। चलिए चलिए, सो इतना आई थिंक अपन लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया था। और इसके आगे अपन लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कैथोड रेज के। तो प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें पहली प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज। originate from cathode and travels in straight lines towards एनोड। ठीक है, तो इसलिए इनको कैथोड रेज बोलते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ, बिल्कुल सही बात है जो कोई मैडम बोल रही थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड आगे चल के उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं कैथोड रेज। ठीक है, अब एग्जैक्टली नेगेटिवली चार्ज कैसे है? सो बिल्कुल हमें हमें पता चलता है कि पार्टिकल नेचर है। दे क्रिएट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है, मीन्स अगर हम कैथोड रेज के बीच में अगर अगर किसी ऑब्स्टिकल को रख दें, जैसे मान लेते हैं आपको बिठा दें, तो आपकी शेडो बनने लग जाती है। और शेडो बनना हमेशा क्या बताता है? particle nature. So they create shadow of object placed in their path. That means they will exhibit particle nature. वो ये पार्टिकल है। अगली चीज, दे आर डिफ्लेक्टेड बाई। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम एज
आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इतनी बातें आई थिंक लास्ट क्लास में हमने बताई थी। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट होगा तो आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर लगाते हैं तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो जो पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फोर्स भी जानते हैं। आप लोग रिपीटेड बैच हैं आई थिंक, जितना मेरे को याद है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई वेक्टर। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, FM। आपने पढ़ा होगा जरूर, मैग्नेटिक फील्ड में होता है Q इंटू V क्रॉस B, बी। पढ़ा है। और इन दोनों का नेट सम ही क्या कहलाता है, तो आई थिंक लॉरेंज फोर्स कहलाता है, QE प्लस Q V क्रॉस B। वो फिजिक्स का पार्ट है, मुझे नहीं पता ना। बट ये बात जरूर है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आप चार्ज पार्टिकल Q को घुमा रहे हैं, तो या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, डिपेंडिंग ऑन द V क्रॉस B। तो आपका रूल होता है ना जो लेफ्ट, मतलब अलग अलग रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, कर्ल किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको पढ़ाया जाता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मान लेते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो ऑफ कोर्स डिफ्लेक्शंस जो हैं वो यही बताते हैं कि आपके जो पार्टिकल है वो चार्ज है। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल न्यूट्रल होता तो उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होते। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं वो क्या है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रॉन्स वगैरह, ठीक है, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये बात पक्की है जो हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो यह पता चल गया कि हमारी जो कैथोड रेज है वो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, नो डाउट। स्ट्रेट लाइन में वो जब ट्रेवल करते हैं तो सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है उनके ऊपर टकराते हैं, उनसे उनकी शेडो बन जाती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक्सिलरेट किए जा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सारी चीजें जो आपने फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ी वो यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, और वो काम बिल्कुल होगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर इनका मतलब चार्ज और मास का रेशियो निकालें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बिल्कुल क्यों निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड वो आता है एक सबसे छोटी यूनिट चार्ज की, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतने के बराबर चार्ज होता है इनके ऊपर। और इनका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कम्स आउट टू बी 10.1 into 10 to the minus 31। बिल्कुल इतने किलोग्राम के बराबर होता है। तो एक टर्म जो है जो कि बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी वो कहलाती है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज इज डिफाइंड एज Q/m, चार्ज पर यूनिट मास। तो इलेक्ट्रॉन के लिए या कैथोड रेज के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम पर किलोग्राम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज का। नो डाउट स्पेसिफिक चार्ज इस केस में आपको मैक्सिमम मिलेगा, नेगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही कम होता है। आप समझ सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास तो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर होते हैं, 10⁻27 के ऑर्डर में होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 के ऑर्डर में है, जो बहुत ही छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो बढ़ी जाती है। तो अगर कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ गिवन स्पीसीज है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, मतलब कैथोड रेज, न्यूट्रॉन, ठीक है, इन सब में सबसे मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज किस में है, सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज किस में है, तो वो आप नोट कर सकते हो। तो आई थिंक लास्ट क्लास तक हमने इतनी बात की थी। मैंने लास्ट क्लास में आपको Q/m बताया था या नहीं? हो गया था ना इतना? यस सर। तो इतने में तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो कैथोड रेज और इसी सेम प्रिंसिपल के ऊपर
हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? अल्फाज, हाँ अल्फाज जी बोलिए। नहीं सर। नहीं तो अपना अपना माइक बंद कर लीजिए फिर। ठीक है। मैं एक टॉपिक खत्म करूंगा, उसके बाद मैं आपसे मतलब टॉपिक खत्म करते वक्त ही आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो मैं टॉपिक खत्म करने के बाद आपको समय देता हूँ डाउट पूछने का, तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। तो तब तक अपना माइक बंद रखें, दैट इज बेटर। ठीक है। जरीफा वाहिद जी, जरीफा वाहिद जी अपना माइक बंद करें। जरीफा वाहिद जी अपना माइक बंद करें। सुन रही हैं आप? क्लास में हो या नहीं? ओके। नहीं सुन रही सर, मैडम। सर, बोलो। सर आपका आवाज कम आ रहा है। रुकिए भैया और बढ़ाते हैं। अभी ठीक आ रहा है भाई साहब? हाँ सर। सर वेरी वेरी गुड। चलिए, आवाज तो पहले भी ठीक था सर। पहले भी ठीक ही था, लेकिन वही है, उनको कम लग रहा है। ओके एनीवे। लेट्स तो और पास में ले आया हूँ मैं माइक को, शायद अब आवाज आपको तेज आए। एनीवे, सो मैं आपको जो बता रहा था उससे हमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो पता चल गया कि एटम है। ये अगर आपका एटम है, हम सब जानते हैं, डाल्टन बोल के गया था कि एटम सबसे छोटी न्यूट्रल स्पीसीज है। हमें पता चला इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन से कि एटम के अंदर से एक क्या कहते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज निकली, दैट इज कैथोड रेज। तो ये बात तो पक्की है कि अगर मेरा एटम न्यूट्रल था और उसके अंदर से एक नेगेटिव पार्टिकल निकला तो कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल जरूर बना होगा। जैसे अगर ये ए गैस है तो आप जानते हैं ए प्लस गैस एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया क्योंकि उसमें फ्लोरोसेंस था, ठीक है, कलर दिखता था, ठीक है। बट प्रोटॉन को डिस्कवर करने में थोड़ी मेहनत लगी, क्योंकि प्रोटॉन की एक दो चीजें हैं, एक तो वो दिखते नहीं है, ठीक है, उनका कोई कलर नहीं था जैसे इलेक्ट्रॉन का है, और दूसरा प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टी है, जो स्पेसिफिक चार्ज है, दैट इज वेरिएबल। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वेरिएशन आया। मैं एक पॉइंट यहाँ पे जरूर बोल सकता हूँ कि जो आपकी कैथोड रेज है यहीं पे आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि देयर नेचर डजंट डिपेंड ऑन द गैस टेकन। तो जो गैस आपने लिया है कैथोड रे में, अगर आपने एक गैस लिया है तब भी कैथोड रेज वही है, आपने बी गैस लिया है तब भी कैथोड रेज वही है, क्योंकि कोई भी गैस लोगे आयोनाइजेशन प्रोसेस में निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चीज निकल रही है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, वो हर एक एटम के अंदर रहता है, ठीक है। तो कैथोड रेज आर हैविंग व्हाट, आर हैविंग नो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट जरूर यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ और द नेचर ऑफ कैथोड रेज doesn't depend on टाइप ऑफ गैस यूज्ड, ठीक है। आप कोई भी गैस लीजिए, एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ही निकलना है, तो कैथोड रेज कभी नहीं बदलते। बट एनोड रेज में दिक्कत क्यों हुई आप देख सकते हैं। कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट तो 1894 के लगभग हुआ था, थॉमसन इसका फादर माना जाता है, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी करने में कम से कम 15-16 साल और लगे। प्रोटॉन 1911 के लगभग पैदा हुआ है, ठीक है। क्यों इतना साल लगा? तुम बोलो सर एक्सपेरिमेंट तो वही है, तो इतना साल क्यों लगा? तो ऑफ कोर्स इतना साल इसलिए लगा क्योंकि भैया हमें एक फंडामेंटल पार्टिकल मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि जैसे कैथोड एक फंडामेंटल पार्टिकल मिल गया, कैथोड रेज वाला, क्योंकि उसका स्पेसिफिक चार्ज, चाहे मैंने ए गैस लिया, चाहे बी लिया, चाहे सी लिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लिए,
मुझे कैथोड रेज से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एनोड रेज में ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि प्रोटॉन तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है। रटा तो आपने बिल्कुल होगा बट समझा नहीं होगा, तो समझते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो आपका है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? प्रोटॉन को हमने आइडेंटिफाई किया जिन चीज को हम देख नहीं सकते उसके लिए हमने फोटो सेंसिटिव मटेरियल लिया। पहला चीज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जैसे ZnS, ठीक है। ZnS एक ऐसा मटेरियल है जैसे एक स्क्रीन है, मैं स्क्रीन के ऊपर अगर ZnS का लेप मतलब एक पेंट कर देता हूँ, तो अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहां पे आपको एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है। और ये चीज तो बहुत पुरानी है, हर कोई जानता था। रदरफोर्ड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ZnS की कोटिंग करके स्क्रीन पे बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल देखा था, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही क्लियर है, हमें ऐसे फोटो इलेक्ट्रो सेंसिटिव मटेरियल चाहिए जो कि ऐसा काम करके दे। ये है पहली चीज, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल ये हमें चाहिए। और दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें फंडामेंटल चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि जो भी पार्टिकल बनेगा वो फंडामेंटल नेचर का है या नहीं। अगर मेरा अलग अलग गैस में पार्टिकल की प्रॉपर्टी अलग अलग हुई पॉजिटिव पार्टिकल की, तो मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे बोल सकता हूँ कि वो एटम का पार्ट है, बट वो एक फंडामेंटल पार्ट है ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मुझे जो आपके जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो उनको निकलने के लिए जगह चाहिए ताकि वो स्क्रीन पे जाके टकराए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? परफोरेटेड इलेक्ट्रोड चाहिए। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? जैसे अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोड ऐसी है या नॉर्मल इलेक्ट्रोड ऐसी है, तो आप इसमें छेद कर दीजिए। जैसे ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो आप इनमें छेद कर दीजिए। परफोरेशन का मतलब है कि आप इनमें बड़े बड़े होल्स कर दीजिए। सो दिस इज नॉन एज परफोरेशन, ठीक है। तो आपको ऐसी इलेक्ट्रोड चाहिए जो परफोरेटेड हो, ताकि जो भी A+ आ रहा है वो जब इस मतलब छेद से मतलब इस होल के अंदर से पास होके और सामने वाली स्क्रीन पे टकरा पाए, ताकि मुझे वहां पे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिले और मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात से सभी लोग सहमत हैं? ठीक, हम क्या क्या करना चाहते हैं? ओके ओके। तो अगर मैं उसी सेम एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज करूं, मैं वही सेम सब चीजें ले लेता हूं, कोई अंतर नहीं रखता हूं, मान लेते हैं वही सेम चीज ले ली मैंने, सेम। अब की बार बस इलेक्ट्रोड को मैंने परफोरेटेड कर दिया। तो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड अगेन मैंने सेम काम किया, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी परफोरेटेड है ये भी परफोरेटेड है। होगा क्या? A+ जितने भी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन जितने भी बनेंगे, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और वो फिक्स है, सेम है, A B पे डिपेंड नहीं करेंगे। कैथोड रेज तो हो गया, बट जितने भी प्लस है वो इस प्लस से रिपेल करेंगे और नेगेटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। नॉट ओनली हेयर, हेयर ऑल्सो देयर विल बी सम प्लस, ठीक है, हर जगह होंगे। तो क्लियर सी बात है, ये सारे के सारे प्लस जो है वो ऐसे लग रहे हैं कि वो एनोड से ओरिजिनेटेड है। ये एनोड है और वो किसकी तरफ भागते हैं? कैथोड की तरफ भागते हैं, ठीक है। वो बाकी सेटअप सेम टू सेम है, तो उसके बारे में नहीं सोचना आप। वैक्यूम है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, अगेन वही सेम चीजें हैं, 10⁻² से लेकर 10⁻4 mm ऑफ Hg तक बातें हैं। अल्फाज जी मेरे बोर्ड पे मत लिखिए, मेरे बोर्ड पे मुझे को लिखने दीजिए, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। आपको डाउट है थोड़ा इंतजार करिए, आपको मैं समझ दूंगा, ओके। अभी आप समझ लीजिए। तो होगा क्या कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो ऑफ कोर्स उन होल्स से क्रॉस होंगे। अगर मैंने इस जगह पे क्या कर रखा है? ZnS का पेंट लगा रखा है, ठीक है, जिंक सल्फाइड का, तो जहां जहां भी पॉजिटिव चार्ज टकराएगा वहां वहां पे मुझे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। तो ब्राइट स्पॉट को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स डिफ्लेक्शंस भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन तो होगा ही पॉजिटिव का, तो थोड़े दूर तक आपको ब्लू स्पॉट मिल सकते हैं। सो दीज आर द ब्राइट स्पॉट्स दैट इज सीन। समझ में आया?
ठीक है, तो एनोड रेज के बारे में बात करें तो एनोड रेज भी क्या है, एनोड रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम एनोड, ठीक है, एंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स कैथोड। मैं ये बात बिल्कुल बोल सकता हूँ, इसलिए इनका नाम एनोड रेज है। दूसरा, दे आर अगेन हैविंग व्हाट, पार्टिकल नेचर। व्हाई? बिकॉज दे कैन एग्जिबिट मैकेनिकल इफेक्ट्स। मैकेनिकल इफेक्ट्स वही शेडो फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मोशन, मैकेनिकल मोशन। जैसे कोई भी अगर चीज है और उसके ऊपर कोई पार्टिकल आके टकराया, कोलिजन, तो मोमेंटम तो ट्रांसफर होगा ही। तो अगर मान लेते हैं मैंने रोटेटिंग व्हील सिस्टम में रख दिया है, ठीक है, रोटेटिंग व्हील, तो रोटेटिंग व्हील पे अगर कोई चीज आके टकराई तो ऑफ कोर्स वो व्हील घूम, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मोशन वाले इफेक्ट भी देखने को मिले, शेडो भी देखने को मिला। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल नेचर है इनका, मैकेनिकल इफेक्ट दिखाते हैं, और ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं। सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट इसका जो डिफ्लेक्शन है दैट इज अपोजिट टू कैथोड रेज। अल्फाज जी आपका माइक खुला हुआ है भाई साहब। ठीक है, तो इनमें भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। लेकिन जो कैथोड रेज में अगर मान लेते हैं डिफ्लेक्शन आ रहा था क्लॉकवाइज, तो एनोड रेज में डिफ्लेक्शन आएगा उल्टा, ठीक है। कैथोड रेज में अगर आपका पार्टिकल एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एनोड रेज में वो डी एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शंस आपको मिलेंगे वो अपोजिट मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो इससे इससे क्या पता चलता है कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ, Positively charged. बिल्कुल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बोलेंगे मैडम, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो हम पॉजिटिव पार्टिकल्स से बने हुई चीजों को बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि द नेचर ऑफ एनोड रेज वेरीज विद द टाइप ऑफ गैस, वेरीड विद द नेचर ऑफ गैस टेकन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से हमें फंडामेंटल पार्टिकल नहीं मिलेगा अभी तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं मैंने ए गैस लिया, तो ए गैस भी टूट के क्या बनाएगा, ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने बी गैस लिया तो वो भी टूट के क्या बनाएगा, बी प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैंने कोई एन गैस लिया तो वो भी क्या बनाएगा, देगा एन प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है, दीज आर फिक्स्ड, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। उनका जो क्यू बाई एम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा। बट अगर आप इनके क्यू बाई एम की बात करेंगे तो वो तो वेरिएबल है। जैसे क्यू बाई एम ए का या ए के लिए क्या आएगा, +1 डिवाइड बाई मास ऑफ ए, ठीक है। जबकि क्यू बाई एम बी के लिए क्या आएगा, +1 चार्ज अपॉन मास ऑफ बी, ठीक है। चार्ज तो फिक्स ही है ना, ई लिख दीजिए चलिए, ई, ठीक है। सिमिलरली क्यू बाई एम एन के लिए आएगा +E डिवाइड बाई मास ऑफ एन। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मास तो सबके सेम है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो क्या था, सबके लिए सेम था, तो क्यू बाई एम फिक्स्ड आ गया। यहाँ पे जो स्पेसिफिक चार्ज है इन पार्टिकल्स का वो वेरिएबल आता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग क्यू बाई एम की वैल्यू। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करने में थोड़ा समय लगा। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक या फाइनाइट रिजल्ट नहीं था हमारे पास। समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो क्या है, हर एक बार सेम निकले तो उनका क्यू बाई एम हर बार फिक्स निकला, ठीक है। बट इस केस में अगर हम बात करें तो अलग अलग गैस के लिए, क्योंकि अलग अलग गैस का मास अलग अलग होगा, इतना बात तो मानते हैं आप लोग, चार्ज सेम है बट मास अलग अलग है, तो ऑफकोर्स उनका क्यू बाई एम अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम इन्हें फंडामेंटली पार्टिकल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल तो वो होगा जो कि हर एक चीज में पाया जाए और फिक्स हो, जिसका क्यू बाई एम। समझ में आई बात या नहीं आई? चलिए, यहां तक किसी को कुछ भी कहना है तो बोले।
किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछे। सर नेचर ऑफ कैथोड रेज सर वो दिखे ना सर। यार तुम्हारी आवाज में बहुत इको है, समझ में नहीं आया। सर नेचर ऑफ कैथोड रेज सर। हाँ, तो नेचर ऑफ कैथोड रेज तो फिक्स है, क्योंकि कैथोड रेज में हम हमेशा किसको पकड़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो हमेशा सेम आया, चाहे मैंने ए गैस भरा, चाहे बी गैस भरा, चाहे सी गैस भरा, हर बार क्या निकला? इलेक्ट्रॉन ही ना निकला, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q/m तो फिक्स आया। तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नाम का एक फंडामेंटल पार्टिकल हर एटम के अंदर होता है, ठीक है। बट एनोड रेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि एनोड रेज में क्या है, मास जो है वो वेरी कर रहा है। अगर मैंने ए गैस लिया तो उसका मास अलग है, बी गैस लिया तो उसका मास अलग है, चार्ज फिर भी सेम है बट मास तो अलग ही है। समझ में आई बात? तो मुझे एक Q by m तो वेरी होगा ना सर ये। भाई तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं। सर Q by m वेरी होगा ना, तो फिर सर अगर एनोड में सर ई नेगेटिव मतलब मास वेरी हो रहा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे कि कैथोड रेज में Q/m फिक्स था तो वो फंडामेंटल पार्टिकल बन गया। बट एनोड रेज में Q/m फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू अलग अलग है, तो फंडामेंटल पार्टिकल आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। यही तो दिक्कत है, इसलिए तो इतना समय लगा लोगों को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद 15-16 साल लगे, तब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो पाई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जितना आसान होता प्रोटॉन को निकालना तो वो तो तुरंत हो जाता ना आइडेंटिफाई, कि एक प्लस है एक माइनस निकला ही है तो एक प्लस भी होगा, खत्म। लेकिन प्लस सेम नहीं मिला ना। ओके। और कोई डाउट है किसी को? अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए, तो फिर प्रोटॉन को कैसे खोजा गया? अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रोटॉन को खोजने के लिए अलग अलग गैस के जो जो क्या कहते हैं Q/m है, उनको एक नोट किया गया और उनको एनालाइज किया गया। तो क्या पाया गया? ये पाया गया कि Q/m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलती है हाइड्रोजन एटम में, समझे। और बाकी कोई भी गैस ले लीजिए आप, Q/m ऑफ एनी अदर गैस, कोई भी गैस लीजिए, ये हमेशा देखने में मिलता है कि वो हमेशा Q/m ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय एक n, जहां पे n क्या है? कोई भी इंटीजर, नेचुरल इंटीजर 1 2 3 4, तो हमेशा इसके इंटीजर डिवाइड के फॉर्म में आता है। दैट मीन्स Q/m की वैल्यू है मैक्सिमम, ठीक, हाइड्रोजन के केस में। और बाकी सब जितने भी Q/m आएंगे वो सब 1/2 या 1/3 या 1/5 या 1/50 या 1/100 इस फॉर्म में आते हैं। किसके? Q/m ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ये बात जरूर है, क्योंकि Q/m की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? मिनिमम मास। दैट मीन्स सबसे छोटा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला जो पॉसिबल है वो किस एटम में पॉसिबल है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में। तो जब इन डेटास को एनालाइज किया गया तब पता चला कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल पॉसिबल इज द केस ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रही बात? और हम सब जानते हैं, अगर आपको बेसिक आइडिया हो तो हाइड्रोजन एटम ये होता है, मतलब उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? जीरो। तो आप हाइड्रोजन एटम को अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप जानते हैं एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? केवल एक प्रोटॉन। समझ में आ रही बात? तो यही चीज है जो H+ गैस से भी रिप्रेजेंट होगी अगर ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियस Q/m's आप बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल दैट इज पॉसिबल इन these experiment is the case of hydrogen atom. The हाइड्रोजन। nucleus of hydrogen atom is known as what? A proton. Why? Because the nucleus of hydrogen atom will have one proton. There will be 0 neutrons. ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस तरीके से
प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और बोला गया कि प्रोटॉन इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम, and this is the most smallest positive unit which is present in each and every atom. So that is known as proton. And proton का जो charge है that is same as the charge of electron but with a positive sign. लेकिन इसका जो mass है that comes around 1.67 into 10 to the power minus 27 kilograms. and इसी चीज को आगे चल के आप लोग जानते हैं, 12 पास हैं आप लोग, क्या कहलाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, है कि नहीं, बोलिए। ओके, तो 1 AMU के बराबर होता है। क्लियरली आप देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कई हजार गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन है 10⁻⁻27 किलोग्राम के ऑर्डर में, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻31 किलोग्राम के ऑर्डर में। कितना डिफरेंस, 10⁻4 का, मतलब 10,000। मतलब इलेक्ट्रॉन तो एटम के मास में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 10,000 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के बराबर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप चाहे कितने ही ले लो, आपके टोटल एलिमेंट ही कितने हुए हैं, वैसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं 92 यूरेनियम तक, आपने लैब के अंदर भी बहुत सारे बना लिए, 120 के लगभग हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 120 भी अगर होंगे तब भी वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, क्योंकि एक प्रोटॉन अकेला उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। समझ नहीं बात। सो मास ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट ही मानते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, समझ में आई बात, बोलो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से आपको Q/m प्रोटॉन का बिल्कुल मिल सकता है, और वो कितना मिलेगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कूलम पर किलोग्राम। ये आपका रिजल्ट। समझ में आया सबको, कोई कुछ कहना चाहता है, बोले। ठीक है, चलिए। तो ये तो थे वो वाले पार्टिकल जिनकी जो क्या थे, जिनकी सिर पे प्लस या माइनस था, मतलब ये वो वाले पार्टिकल थे जिनके ऊपर चार्ज था। चार्ज को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान था, ठीक है, हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन सोचिए अगर ऐसा और कोई फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर होता है बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना तो बहुत ही टेढ़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ी होगी, और वो चीज दिखती भी है। समझ आई बात, क्यों, क्योंकि वो चीज कैसे दिखती है, आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर आपकी मुंडी पे चार्ज न्यूट्रल है तो मैं डिफ्लेक्शंस को नोट ही नहीं कर सकता कि आपका डिफ्लेक्शन मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब मैं कुछ भी नहीं देख सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट मींस आपको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है मेरे लिए। समझ आई बात? तो इसीलिए आप देख सकते हैं 1894 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया, 1911 में 15-16 साल लगे तब प्रोटॉन दुनिया में आया, लेकिन कम से कम 20-21 साल लगे तब जाके पहली बार किसी आदमी ने बोला कि न्यूट्रॉन नाम की चीज होती है। समझ में आ रही बात? क्यों लगे 20 साल? क्योंकि चार्ज नहीं था। इसमें क्यों लगे 16 साल? क्योंकि फंडामेंटल नहीं बन रहा था। समझ में आ रही बात? मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं हिस्टोरिकली? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खोजना सबसे आसान, प्रोटॉन में थोड़ी दिक्कत है, न्यूट्रॉन तो एकदम दिख ही नहीं रहा है, और हमारे पास इतना छोटा तराजू थोड़ी ना है कि हम न्यूट्रॉन को डाल के उसको मेजर कर लें, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिक्कतें क्या हुई, तो पहले समझिए बेसिक आइडिया। तो तीसरा पॉइंट वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो बहुत ही टफ थी। जनरली क्या देखा गया, हाइड्रोजन लाइक एटम में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं, किसी भी एटम के का एक होता है Z और एक होता है A। तो जो नीचे लिखा रहता है दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा रहता है दैट इज नोन एज एटॉमिक मास, है कि नहीं? एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे।
दैट मीन्स एटॉमिक नंबर देख के आप नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1H1 तो मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऊपर जो एटॉमिक मास लिखा होता है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने कितने टोटल स्पीसीज है। आप जानते ही हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली दो स्पीसीज होती है, एक होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अभी तक न्यूट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। अगर मैं 1910 के आसपास, आज से 100 साल पहले पढ़ाई करता तो मेरी दुनिया में न्यूट्रॉन्स नहीं थे, समझे। मेरी दुनिया में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। अब सोचिए 1H1 को तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक मास भी 1 है तो प्रूव हो गया, क्योंकि 1 प्रोटॉन मतलब 1 AMU के बराबर प्रूव हो जाता है। लेकिन सोचिए अगर मैं 1921 में, जैसे अभी हम 2021 में है, 2021 में है, अगर मैं 1921 में पढ़ रहा होता तो मैं 6C12 को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आप करके देख लीजिए 6C12 का मतलब क्या है, 6 प्रोटॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मास कितना होना चाहिए 6 AMU। लेकिन जब मास देखा गया तो वो कितना निकला 12 AMU। तो बाकी जो 6 है वो कहाँ है। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आज आपके लिए ये सवाल बहुत ही ट्रिवियल है, आज आपके लिए एकदम कॉमन सेंस है, संताबंता.com है। बट सोचिए उस समय के लोगों के बारे में जो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे, उनके जीवन में तो बहुत बड़ी तबाही है ना ये। हाइड्रोजन के लिए तो प्रूव हो गया, बट कार्बन का एटॉमिक मास 12 कैसे हो गया भाई। जब 6 प्रोटॉन है तो 6 AMU होना चाहिए, मास डबल कैसे हो गया। समझ में आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग या नहीं, बोलिए। Yes, sir. हाँ तो मास तो गायब हो नहीं सकता, सेम एज एनर्जी। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैं मास को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तब तो मुझे भाई साहब खतरनाक इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी इक्वल टू MC² वाली, ठीक है। वो तो हम नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में भी नहीं पढ़ते हैं क्लास 12 तक के सिलेबस में। दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो अलग चीजें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था कि भैया अगर मेरा मास 100 kg है तो मेरे हाथ पैर मुंडी इन सबका नेट सम करोगे तो वो 100 kg आना चाहिए। बेसिक सी बात, वो 50 कैसे आ सकता है, आधा कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इस डायमेंशन में चीजों को देखा गया, तब जाके हमें 1932 में एक आदमी था जिसका नाम था चैडविक। चैडविक नाम के आदमी काम करता था, वो केमिकल वाला आदमी नहीं था, वो केमिकल रिएक्शंस पे काम नहीं करता था, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे काम करता था। जो रेडियो एक्टिविटी वाले जो लोग थे ना उनके ग्रुप का आदमी है, ठीक है, जैसे मैरी क्यूरी वगैरह ये सब। तो चैडविक नाम के आदमी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम करते थे, उन्होंने देखा कि जब भी मैं किसी रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर एक्टिव स्पीसीज को लेता हूँ तो उसके अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं उनको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल, और कुछ ऐसे पार्टिकल निकलते हैं जो न्यूट्रल है लेकिन उनमें मास है, उनको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं अगर आपने कभी भी 10th क्लास तक भी थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आप न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी एटम के ऊपर ताकि न्यूक्लियर फिशन हो जाए, ठीक है। बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है आप लोग को। मैं डिटेल में इसलिए नहीं, मतलब और ज्यादा घुस के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग 12 पास है तो आपको बेसिक आइडिया आता है, आप जानते हैं, केवल डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है। केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास डिफेक्ट नहीं होता है, मास इज ऑलवेज कंजर्व। अगर आपने कभी भी जीवन में पहला चैप्टर पढ़ा हो फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट, तो सबसे पहला रूल आपको क्या सिखाया गया है, केमिकल रिएक्शंस आर दोज इन विच मास इज ऑलवेज कंजर्व। पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया, कंजर्वेशन ऑफ मास। Yes, sir. तो केमिकल रिएक्शन में मास कभी गायब नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा मास गायब होता है, और उसी गायब मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो ये आदमी मास डिफेक्ट के ऊपर एनालिसिस करता था, ठीक है। वो देखता था कि मास कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ, तो कभी कभी उसे ऐसा दिखता था कि भैया ये मास गायब कहाँ हो रहा है,
जैसे एक दो रिएक्शंस में लिखता हूँ जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। तो एक रिएक्शन जो बहुत ही पॉपुलर है कि जब मैं बेरिलियम के एटम के ऊपर और हीलियम को कंबाइन कराता हूँ तो हमेशा मुझे कार्बन का एटम मिलता है और साथ में एक न्यूट्रॉन मिलता है। सो दिस इज द थिंग दैट इज मिसिंग एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रॉन। तो उसने बोला कि एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसमें मास तो होता है बट वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। दैट मीन्स केवल मास है और वो एटम के अंदर से ही निकल रहा है। ठीक है, तो क्यों ना इसके ऊपर चर्चाएं की जाए और इसको बेस बनाया जाए। तब जाके इस चीज के बारे में पता चला, तब जाके लोग बोल पाए कि भैया 6C12 का मास 12 यूनिट क्यों है। ठीक है, तब लोगों ने बोला कि अगर कोई भी एटम XA की फॉर्म में लिखा है तो Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रल है एटम, आयनिक स्पीसीज है तो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल एटम के लिए मैं इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूँ कि एटम के अंदर अगर मुझे Z पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितनी कमी है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। और इसकी वजह से एक नई जो क्या कहते हैं फिजिक्स में एक नया चैप्टर जुड़ा जिसको आप लोग बिल्कुल पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिजिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा भाई, फिजिक्स का पार्ट है, इसमें मैं ज्यादा क्या ही बोलूँ, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी हूँ ना यार, है ना। मुझे तो केमिकल रिएक्शंस पसंद है, न्यूक्लियर रिएक्शंस छोड़ो, मेरे मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको, बोलिए जल्दी। क्लियर हुआ आप लोगों को कि कहाँ से न्यूट्रॉन आए। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की देन है, और न्यूट्रॉन जो है उसमें केवल मास होता है, चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन में अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो 0 है, और अगर मास की बात करूं तो वो स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन आप 1 AMU ही लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अगर आप ये लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बट स्लाइटली ग्रेटर देन, मतलब क्या ऐसे लिखूं, प्रोटॉन, एंड इनका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब अगर कोई जबरदस्ती पूछे आपसे, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, फालतू की बकवास है, ठीक है, क्योंकि अब पॉइंट में वो भी कितने सारे पॉइंट 10⁻27 है कि नहीं, तो इतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास। फिर भी अगर आप बुक्स में देखते हो तो लिखा रहता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675, जबकि दूसरे में लिखा रहता है 1.672, थोड़ा सा ज्यादा है न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, जैसे अगर प्रोटॉन के मास को मैं 1 AMU लिख दूं तो ये जो भाई साहब है ये 1.008 AMU के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप लोग, AMU अपने आप में नेग्लिजिबल है, और 1.008 तो 0.008 तो वैसे ही नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बराबर है, आप मतलब इनवेरेबली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑलवेज राइट मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो एकदम मतलब रटने के मूड में रहते हैं, तो वो देखते हैं अरे इसमें तो डिजिट अलग है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है 1 AMU के बराबर। ठीक है, ओके। तो अब फिर इसके बाद हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि कोई भी एटम है तो एटम में 3 मेजर मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि एटम जो है, जो कि डाल्टन साहब बोल के गए थे अपने जीवन में, जिनको 200 साल तक जिनकी पूजा की गई एटम को लेके, क्योंकि एटम नाम की चीज डाल्टन साहब दे के गए थे, उनका मीनिंग ही था जो नहीं तोड़ा जा सके। अफसोस की बात है कि 200 साल के अंदर ये 3 मेजर पार्ट में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आ रही बात। सो दीज आर योर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हमने इस टॉपिक में देखा है। किसी को कोई भी कुछ भी कहना चाहता है, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, करिए, 2 मिनट का समय देता हूं मैं आपको, बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग?
सर हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट प्रोटॉन, ये वाला फिर से समझाइए ना प्लीज। अरे भाई हाइड्रोजन का मास सबसे कम है ना। अब मैं बोलूं बताओ पूरे पूरे टेबल में सबसे बच्चा एलिमेंट कौन है, क्या जवाब होगा हाइड्रोजन। आपका? हाँ, तो भाई हाइड्रोजन। आपने खुद आंसर दे दिया। अगर हाइड्रोजन का मास मिनिमम है तो उसका क्यू बाई एम तो मैक्सिमम आएगा ना हाँ। भाई। अगर कोई चीज है पी बाई क्यू तो ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अगर मैं उसे लिख रहा हूँ क्यू बाई एम, तो अगर एम मिनिमम है तो क्यू बाई एम की वैल्यू तो मैक्सिमम हो जाएगी ना। हाँ सर। बस यही तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन के केस में क्यू बाई एम की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ठीक है, बाकी सब जो है वो हमेशा उस वैल्यू के डिवाइड की फॉर्म में आते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। जैसे ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है, 16 टाइम्स, है कि नहीं? तो उसका हाँ जो सर। क्यू बाई एम आएगा वो आएगा 1/16 ऑफ हाइड्रोजन का क्यू बाई एम, है कि नहीं? तो हाँ सर। हर एक गैस के लिए ये चीज एकदम मतलब देखने को मिलती है कि क्यू बाई एम मैक्सिमम मिलता है हाइड्रोजन में, बाकी सब उसके ही क्या कहते हैं डिवीजन की फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर? यस सर। और कोई बात? ओके देन, तो और कोई बात आपके पास नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात अगर मैं बोलूं तो अगली बात आप क्या देख सकते हैं कि जब मुझे ये पता चल गया कि मेरे एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, तो अगली बात क्या होती है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है और न्यूट्रॉन कहाँ है। दैट मीन्स अब हम बढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम होगा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल्स। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, पहले तो मुझे ये डिफाइन करना था कि मेरे एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं जो हर एक एटम में पाए जाते हैं, तो वो तो हमने डिफाइन कर लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन वो कहाँ होते हैं? जैसे कि इंसान के अंदर हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मुंडी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि इंसान के अंदर हाथ, पैर, मुंडी होती है तो अगला सवाल ये है कि भैया हाथ कहाँ होते हैं? अब हाथ को तुम पैर की जगह लगा दोगे और मुंडी को हाथ की जगह लगा दोगे तो आप इंसान नहीं बनोगे ना भाई, आप कुछ अजीब से प्राणी बन जाओगे, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप भावनाओं को? समझिए, ठीक है। यस। जब मुझे ये पता चल गया कि एटम के अंदर से इतने सारे पार्टिकल्स निकलते हैं तो अगला सवाल यही है कि बताओ भाई वो पार्टिकल एटम के अंदर किस फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है, कैसे वो अरेंज्ड है, कहाँ कहाँ अरेंज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। तो अब ये चीज आ गई एटॉमिक मॉडल्स की। तो इसमें जो सबसे पुराना मॉडल जो है, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मॉडल है आपको मैंने बताया ही था कि भैया हिस्टोरिकली आपको चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हिस्ट्री के हिसाब से आप जानते हो कि भाई साहब सब चीजें आज से 300 साल पहले चर्च का बहुत बड़ा रोल था। सब चीजें क्या थी, भगवान की देन थी। जैसे अगर मैं एक 16 सेंचुरी के आदमी को अभी आपके रूम में ले आऊं तो पहले तो वो चारों तरफ देखेगा और बेहोश हो जाएगा, ठीक है, उसके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। फिर आप पानी नहीं छिड़क के उसे उठाओगे और बोलोगे कि भैया ये पंखा, ये जो घूम रहा है क्यों घूम रहा है, क्या है ये? तो बोलेगा बाप रे बाप, सब भगवान की देन है, सब भगवान की देन है। तो हर एक चीज भगवान की देन हुआ करती थी भाई साहब, समझ आई बात? तो 16 सेंचुरी की साइंस जो है उसमें भाई साहब जिस आदमी ने भगवान के खिलाफ काम किया, बात की, उसको पीटा गया, उसको चर्च के लोग उठा के लेके जाते थे और खुलेआम मतलब मारा, मतलब कुटाई होता था उसका, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट पिटे 17 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में। तो उस टाइम पे चर्च का रोल होता था। तो हर एक चीज, साइंटिफिक इन्वेंशन सब एक तरह से रिलेट किया जाता था कि भैया भगवान ने ये बोला है तो ये ऐसा होगा। याद करिए, यही सेम चीज आपको, आपने अगर कभी भी जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर तो भगवान इतना हावी था कि 200 साल तक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी ही नहीं हुई भाई साहब। सोचिए, एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनडायरेक्टली भगवान ने बनाए हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाया है, ऑर्गेनिज्म को बनाया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो इनडायरेक्टली भगवान ने बना के दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो जो आदमी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हुए पाया गया, उसको पीटा गया कि तुम भगवान हो गया, साले कैसे बना रहे हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चर्च का बहुत इंटरवेंशन रहा है, जिसकी वजह से साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हो पाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट तो वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म होने के बाद में स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक तो गिने चुने ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, मीथेन, बस मार्शी एरिया, मार्स गैस, ठीक है, एस्टिक एसिड, फॉर्माएंड, फॉर्मिक एसिड, तो गिने चुने कंपाउंड थे। और ऑर्गेनिक नाम ही इसलिए आया ना कि द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि चर्च का रोल हर जगह है। अगर आप हिस्टोरिकली नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो पुराने मॉडल्स थे एटम के, ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने तो एटम को 1600 1700 में ही बोल दिया था कि एटम नाम की चीज होती है, तो तभी से लोग पीछे पड़े हैं कि एटम कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि एटम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मॉडल तो कोई भी दे सकता है। ठीक है, कि भगवान ने ये बनाया, ये एटम की जैसा है, तो एटम को उसके जैसा होना चाहिए। तो जो सबसे पुराना मॉडल है दैट इज नोन एज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। या इसी को हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल है। ठीक है, तो पुराने भाई साहब थॉमसन भाई साहब का कहना यह था कि देखो भगवान ने तरबूज बनाया है, भगवान ने एटम बनाया है, एटम जो है वो तरबूज के जैसा है। ठीक है, एनालॉजी है भाई, कोई कुछ भी बोल दे, है कि नहीं? तो एनालॉजी की बात है भाई साहब। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जैसे तरबूज होता है गोल, एटम भी गोल होता है। ठीक है, तरबूज के अंदर जो रेड रेड पोर्शन है, तो ये तो बीज होते हैं, सीड्स। सो सीड्स आर लाइक व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सीड्स है तरबूज के, वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जितना भी फ्लैश वाला पार्ट है रेड कलर का जो आप खाते हो, दैट इज लाइक व्हाट, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव पार्ट। समझ में आई बात? तो ये ऐसी बकवास की गई। ऑफ कोर्स इसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो फिर एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बन गया। जब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकते, तो स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन करोगे? आज के टाइम में जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, 1 लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, आप लोग ये सब पढ़ते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। नारी बात है यार। अहमद अली कुछ कहना चाहते हैं आप? अहमद अली नहीं कहना चाहते, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है वाटरमेलन मॉडल है, जैसे को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग का मतलब जैसे पुडिंग होता है, आप जाते हो ना बेकरी पे, पुडिंग मतलब ब्रेड का जो होता है पुडिंग वगैरह, तो आप लेते हो, तो उसके अंदर जो प्लम्स होते हैं, प्लम्स मतलब नट्स, तो प्लम पुडिंग के अंदर जो नट्स भरे रहते हैं अलग अलग, ठीक है, ऑफ कोर्स, तो जो नट्स वगैरह भरे रहते हैं पुडिंग के अंदर, दैट इज लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल ही बोल सकते हैं कि प्लम्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड पुडिंग ओवरऑल जो खीर टाइप का है, दैट इज लाइक योर पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, भगवान की देन है। इनका कोई सिर पैर है, इनका कोई बेसिस है नहीं, ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं कि भगवान ने तरबूज बनाया तो भगवान ने एटम बनाया तो एटम को तरबूज के जैसा होना चाहिए। तो ये तो एकदम बकवास बात है। ठीक है सर, ये प्लम पुडिंग मॉडल अनस्टेबल क्यों माना गया? भैया कोई चीज एक्सप्लेन ही नहीं हो रही ना भाई। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब यही जो सामने बना रखा है तरबूज के जैसा। अब जैसे पूरा तरबूज का रेड कलर वाला खीर है आपका, और जो सीड्स है वो आपके प्लम्स है, तो वही तो हो गया पुडिंग इन प्लम्स इन पुडिंग। वाटरमेलन सीड्स आपके इलेक्ट्रॉन, और जो फ्लैश है दैट इज लाइक प्रोटॉन। तो अनस्टेबल तो होगा ये पहली चीज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और वो हाइयर ऑर्बिट्स में जाएगा? यहाँ तो कोई ऑर्बिट है ही नहीं, यहाँ तो भैया जगह फिक्स है, तो कहाँ से कहाँ जाओगे आप? समझ रहे हो या नहीं? चारों तरफ ही पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस नाम की कोई चीज है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? मोहम्मद हुसैन अहमद, क्लियर?
चलिए, उन्होंने डाउट पूछा था चैट बॉक्स में, उनको बता दिया मैंने। चलिए, सो ये सबसे पहला अटेम्प्ट था और बहुत ही वाहियात अटेम्प्ट था, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बकवास है, ठीक है। सो ये मॉडल फेल हो गया, ये तो होना ही होना था फेल। सो इसके जो लिमिटेशन है या इसका जो फेलियर है वो क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रास एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम जाता है, केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं होगी, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी बढ़ाई जा सकती है। जैसे फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, वेरिएबल वैलेंसी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? कभी नहीं कर पाओगे, ये मॉडल बकवास है, ठीक है। तो ये जैसे आपने पढ़ा वैसे ही आप इसे भूल जाइए। जो पहला मतलब हिस्टोरिकल अटेम्प्ट हुआ एटम बनाने का, वो एक आदमी ने किया, उस आदमी ने पूरी जीवन भर क्या कहते हैं एटम के स्ट्रक्चर को निकालने में समर्पित कर दी, एंड वो था रदरफोर्ड मॉडल, जो कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। तो रदरफोर्ड नाम का एक आदमी था, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट, ठीक है। इस आदमी ने बहुत मेहनत की है भाई अपने जीवन में। इसने अलग अलग पार्टिकल्स को चूज करके एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एटम के मॉडल बनाने की कोशिश की। नो डाउट कई सालों, कई बार फेलियर होने के बाद, इनफाइनाइट टाइम्स फेलियर होने के बाद उसे सक्सेस मिली अल्फा पार्टिकल के साथ। और क्योंकि केवल एक्सपेरिमेंट करना ही बड़ी बात नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट करने के से जो रिजल्ट मिले उनकी एनालिसिस और भी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसने बीटा पार्टिकल भी लिया होगा, उसने न्यूट्रॉन्स भी लिए होंगे, उसने सबके साथ बॉम्बार्डमेंट कराया, ठीक है, थिन फॉइल का, थिन गोल्ड फॉइल का। लेकिन उसे सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेबल रिजल्ट उसे मिले अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। समझ में आ रही बात? और इसी चीज को हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बेसिक सेटअप क्या है ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। बनाऊंगा तो नहीं मैं, क्यों, इससे बेटर है मैं आपको दिखा देता हूँ, हर एक बुक में बना रहता है, तो कोई उसमें बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार वो जो है वो दिखा देता हूँ आपको, समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? बोलिए। यस सर, यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या है भाई, ये तो क्लासिफिकेशन है, ये तो आप लोग 12th पास है तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। क्लासिफिकेशन हटा दीजिए। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो भी क्या कहते हैं मैंने बता ही दिया, उसका फिगर बना ही दिया था। यहाँ पे फिगर है क्या? फिगर यहाँ पे दिख नहीं रहा, बताओ। ये तो हो गया टेबल वगैरह। हाँ, तो ये था आपका पहला अटेम्प्ट, यही है आपका वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। जैसे पुडिंग मतलब होता है खीर, ठीक है, खीर टाइप का, और प्लम का मतलब होता है खीर के अंदर डालते हैं ना आप काजू बादाम वगैरह, है कि नहीं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो खीर का जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो काजू बादाम आपने डाले हैं, प्लम्स डाले हैं, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ये इसे ही सेम चीज वाटरमेलन मॉडल भी है, ठीक है। तो ये तो बकवास मॉडल है, इसका काम नहीं हो पाया, ठीक है। मैं इसे नोट भी कर देता हूँ अगर आप चाहें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि दिस इज रिजेक्टेड, सो दिस इज योर वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। थॉमसन, तो ये रिजेक्टेड है, नो डाउट, इसमें और कोई चारा है नहीं, कोई चांस नहीं एक्सप्लेन करने का कुछ भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो है ये इस पे ध्यान दीजिए। तो दिस इज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो ये था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये आपका जो ब्लॉक है ये एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर से अलग अलग पार्टिकल कंटिन्यूसली
हाई एनर्जी पार्टिकल निकलते रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन पार्टिकल निकलते हैं वो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। ये 3 मोस्ट कॉमन पार्टिकल हैं जो कि किसी भी रेडियो एक्टिव जगह से निकलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक, चलिए। सो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि जो लेड है मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल, उसको आप सीधा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपने सीधा पकड़ा तो आपके ऊपर ही हाई एनर्जी रेडिएशन आ जाएगा। तो हमेशा आपको उसको प्रोटेक्टिव लेयर में लेना पड़ता है। तो लेड ब्लॉक जो है वो क्या है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि लेड ब्लॉक जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो केवल और केवल एक ओपन जगह रखते हैं हम लोग कि उस डायरेक्शन में ही आपके पार्टिकल जाए। नो डाउट कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, तो ये भी लेड ब्लॉक है, लेड प्लेट, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कुछ गामा रेज ऐसे दूर चली गई तो अगर आप सामने आएंगे तो आपका तो हो जाएगा आयोनाइजेशन। तो आपको अगर बचना है तो आप सामने लेड ब्लॉक या लेड प्लेट लगा लेते हो। ठीक है, उसमें एक माइन्यूट सा होल कर देते हो। तो माइन्यूट का होल करने का मतलब क्या है, जितने पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आएंगे केवल वही पार्टिकल यहाँ से पास हो पाएंगे। इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके। यस सर। अब इसके बाद फिर क्या किया गया, अब ये बात है भैया 1890s के लगभग की। तो 1890s में हमारे पास उतनी महान टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, आज हम एटम लेवल तक चर्चाएं कर सकते हैं, बट आज से 120-30 साल पहले एटॉमिक लेवल पे पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ठीक है, आज भी नामुमकिन ही है, एक एग्जैक्ट एटॉमिक लेवल पे हम अभी भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, वो अलग बात है, कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। तो ये थिन गोल्ड फॉइल जो लिया गया वो उस टाइम पे क्या किया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं मेटल में क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। मेटल को अगर हम ठोकते हैं मतलब प्रेशर देते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितनी मिनिमम से मिनिमम थिकनेस की शीट आप बना सकते हो आप बना लीजिए। तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा लेस थिकनेस वाली शीट है, जैसे आप लोग मिठाई वगैरह खाते हो ना, तो मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉइलिंग लगा रहता है, कहीं कहीं पे गोल्ड फॉइलिंग भी लगा रहता है। गोल्ड बहुत महंगा है फिर भी फॉइलिंग में बहुत सस्ता पड़ता है, तो गोल्ड फॉइलिंग भी लगा सकते हैं। मिठाई वाला तो आपको अगर 10 रुपये भी लेगा एक्स्ट्रा गोल्ड लगाने का तो वो ले सकता है। ठीक है, उसको फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो ऑफकोर्स ये जो फॉइल बनते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं, मतलब इनकी रेंज आप मान लीजिए माइक्रोमीटर्स। ठीक है, बट आप खुद जानते हैं कि एटम की रेंज क्या होती है, एटम की साइज क्या होती है, एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10, मतलब माइक्रोमीटर में भी 10⁻⁴ टाइम्स ज्यादा मैं कहूँ कि साइज है एटम से। मतलब जो कलेक्शन होगा एटम का, जो मतलब जो मोटाई है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो आपके लिए बहुत माइन्यूट है, बट एटॉमिक लेवल पे ऐसे दिखेगा आपको, बहुत सारे एटम लाइन से ऐसे अरेंज्ड होंगे मेटेलिक लैटिस में। समझ रहे हो या नहीं? तो कितनी थिक क्यों ना होंगे, अगर ये माइक्रोमीटर्स में भी है जो उस टाइम पे कर सकते थे हम, तब भी एक सिंगल एटम की लेयर नहीं हो सकती। तुम बोलोगे एक सिंगल एटम की लेयर है, दैट इज नेवर पॉसिबल। ये इस टाइप से है, मतलब लेयर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर ऐसा है। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल। तो थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जब इस लेड ब्लॉक से आने वाली रेडिएशंस को एक स्ट्रेट लाइन में चलाया गया और ये एक स्क्रीन लगा दी गई, स्क्रीन हर डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर कोटिंग है किसकी, ZNS की। ZNS की कोटिंग का मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब जिसके ऊपर जैसे कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी गई। तो क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन ये हुई कि अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए। कुछ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे चले गए, बहुत सारे पार्टिकल मिनिमम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ही कम पार्टिकल बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, उनसे भी कम पार्टिकल ऑब्ट्यूज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और 10,000 में से एक ही ऐसा पार्टिकल था जो बाउंस बैक कर पाया। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 10,000 अप्रोक्सीमेटली 1 पार्टिकल रिट्रेस द पाथ। रिट्रेस का मतलब
जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। समझ में आई बात? तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने एक मॉडल दिया एंड दैट मॉडल इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल। लिखा हुआ है भाई, स्क्रीन इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। स्क्रीन तो भैया कोई भी ग्लास ले लो, स्क्रीन है, उसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा जिंक सल्फाइड का। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। भाई जिंक ब्लेंड यार, ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है। ZnS का ही दूसरा नाम जिंक ब्लेंड है। कॉमन नेम नाम की एक चीज होती है ना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने भाई। मीथेन का नाम मार्स गैस भी है, मीथेन का नाम मीथेन भी है, ठीक है, वही है। एस्टिक एसिड का नाम इथेनोइक एसिड भी है, एस्टिक एसिड का नाम एस्टिक एसिड भी है, एस्टिक एसिड का नाम विनेगर भी है, ठीक है। तो वही है, कॉमन नेम है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड का ही कॉमन नेम है जिंक ब्लेंड, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, पढ़ा होगा आप। अल्फाज जी क्लियर है आपको? तो जिंक यस ब्लेंड, सर। चलिए। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपको मैंने बता दिया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो ऑब्जर्वेशन मिले वो क्या मिले? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आप यहीं पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिले कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक चीज और नोट करिए कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब हीलियम एटम होता है 2He4। हीलियम एटम को अगर आप बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा। आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो केवल जो न्यूक्लियस बचेगा, दैट इज द अल्फा पार्टिकल। सोलर पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। मतलब उसका मास होता है 4 mu और चार्ज होता है 2+, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होता, कैथोड रेज होता है। बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है दे travels in straight line without any deflection। मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के उस थिन गोल्ड फॉइल से पास हो गए, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस निकलेगा ही निकलेगा। जैसे इसका इन्फ्लुएंस क्या है कि मैक्सिमम जगह खाली है, आपके लिए भरी हुई है, बट मैक्सिमम जगह तो खाली है, क्योंकि अगर जगह भरी होती तो अल्फा पार्टिकल टकराते तो रुक जाते या डिफ्लेक्ट होते। बट अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आपकी गोल्ड फॉइल से सीधे ही निकल गए, इसका मतलब क्या है? एटम का मैक्सिमम इलाका खाली है, वहां पे कोई डिफ्लेक्शन या कोई पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या अगला ऑब्जर्वेशन देखा गया कि सम या फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय एंगल्स। और ये भी देखा गया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंगल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा अल्फा पार्टिकल की नंबर्स घटते जाएंगे। दैट मीन्स छोटे एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल ज्यादा है, बड़े एंगल्स पे और भी कम है, और बड़े एंगल पे और भी कम है। और रिट्रेस बैक करने वाला तो भैया 10,000 में से एक ही है, ठीक है। सो 1 आउट ऑफ 10,000। तो वो तो मैक्सिमम एंगल, मतलब मैक्सिमम डेविएशन कितना है? 180 डिग्री। जो मैक्सिमम निकल गया वो तो सीधे निकल गए, डेविएशन क्या है? 0 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तुम बोलोगे सर कैसे पता चल रहा है? स्क्रीन पे ब्राइटनेस के हिसाब से। आप जब ये एक्सपेरिमेंट कराओगे तो मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिलेगी सेंटर पे, फिर धीमे धीमे ब्राइटनेस घटती जाएगी। मतलब अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में देखें तो ये मैक्सिमम पीक है, फिर धीमे धीमे डिक्रीमेंट 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 ऐसे। तो ये ब्राइटनेस का पीक बना रहा हूँ। ऑल्दो बुक्स में ऐसा कभी नहीं बना होगा, बट मैं बना रहा हूँ कि ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है 0 डिग्री पे। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम पार्टिकल हिट करते हैं, नियरेस्ट एंगल पे और भी कम और भी कम, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा और भी कम,
बना नहीं मेरे को, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, पेंटर में ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब इस टाइप से देख सकते हैं, ये एक पीक, ये 0 डिग्री के अलोंग लेगी और उसके बाद किसी भी आप डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डिक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा। समझ आ रही बात? पीक आपको 0 डिग्री पे मिलेगी मैक्सिमम ब्राइटनेस वाली, ठीक है। तो इस टाइप से उसने दो तीन चीजें या 2-3 ऑब्जर्वेशन निकाले। पहला ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, क्योंकि सीधे अगर नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे 0 डिग्री पे मैक्सिमम पीक नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि डिफ्लेक्ट हुए, नो डाउट, और डिफ्लेक्शन के साथ जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतने ही कम अल्फा पार्टिकल। मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रही है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की भी हो सकती है, मैग्नेटिक नेचर की भी हो सकती है। ऑफ कोर्स एटम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होना फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वही वाली फीलिंग है। और फाइनली क्या बोला गया कि नेग्लिजिबल, या मैं बोलूं कि बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल्स retrace back in their original direction। retrace back का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो जिस डायरेक्शन में वो गया पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापस भेज दिया गया। समझ में आ रही बात? और ये होता है अप्रोक्सीमेटली, नेग्लिजिबल का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल्स। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, तो ये मेजर ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड के, जिसके बेसिस पे उसने बहुत सारी बातें बोली और अपना एक मॉडल प्रपोज किया, एंड दैट मॉडल इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर है बात? इतनी बात सबकी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये आप नोट, आप अगर नोट कर रहे हैं तो ये कल कर लीजिए। इतना लिख लिया आप लोगों ने? क्योंकि मैं वापस जाऊंगा बोर्ड पे। लिख लिया ना? मैं वापस जाऊं? डन। मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है भाई। देखिए, तो साफ कर दूं मैं इसको, क्योंकि मुझे वापस जाना है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो अब ये देखिए, चलिए ऑब्जर्वेशन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में लिख दूंगा। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जब भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे जैसे आ रहे थे वैसे ही चले गए, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम पार्ट जो एटम का है वो खाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, क्या रिजल्ट उसने दिया कि द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज वेकेंट। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बेसिक सा आइडिया देता हूँ। अल्फा पार्टिकल एक बहुत बड़ा पार्टिकल है जिसका मास है 4 AMU, जिसके ऊपर चार्ज है 2+, ठीक है। अगर आपका न्यूक्लियस में मान लेते हैं आपका जो न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, तो उसका न्यूक्लियस है 1 AMU, ठीक है, और चार्ज है प्लस, एक ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का जो मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ भी नहीं है, 10⁻⁻⁴ AMU से भी छोटा है, ठीक है। चार्ज नो डाउट -1 है। आप बताइए, मैं अगर वैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं मेरी साइज, मतलब मैं अगर किसी, किसको, पेन की बात करूं,
पेन मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या मैं डिफ्लेक्ट होऊंगा या पेन डिफ्लेक्ट होगा? बताइए। अगर पेन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे और पेन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, तो बताइए अगर अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो पेन मेरी तरफ आएगा या मैं पेन की तरफ जाऊंगा? बेसिक फिजिक्स फील करिए। पेन आपकी तरफ आएगा। पेन बिल्कुल आपकी तरफ। बिल्कुल, क्योंकि पेन का मास बहुत बहुत छोटा है कि नहीं? तो जो छोटी चीज होती है वही डिफ्लेक्ट होती है अट्रैक्शन में या रिपल्शन में, ठीक है। जो बड़ी चीज होती है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बड़ी चीज के पास ही होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उनके डिफ्लेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा भी तो उससे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये बात पक्की है कि कोई बड़े मास की चीज और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाली चीज सामने रखी हुई है। समझ में आ रही बात? ओके, दैट मीन्स ये बोला गया कि डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो ये बात पक्की है कि डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल, जो भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, द डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल is due to what? Due to repulsion from highly massive positive center, ऐसे बोल सकता हूं। उसी सेंटर को आगे चल के क्या बोला गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एटम का वो पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस जो टर्म है, जैसे डाल्टन ने एटम की टर्म दी थी, रदरफोर्ड ने पहली बार दुनिया को न्यूक्लियस नाम का टर्म दिया है, ठीक है। और रदरफोर्ड का कहना क्या था कि न्यूक्लियस वो जगह है जहां पे पूरे एटम का नेट मास और पूरे एटम का नेट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। तो दिस इज द न्यूक्लियस, जहां पे टोटल मास प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज। भाई ये नाम समझ में नहीं आ रहा, Vivo 1606। पहली बात तो आप लोग अपने नाम के साथ जुड़िए, ठीक है, ताकि मैं आपको एड्रेस कर पाऊँ, आपका नाम याद कर पाऊँ। अपने मोबाइल के नंबर से या मोबाइल के डिवाइस के मॉडल से मतलब जुड़े हुए हैं। Vivo 1606। माइक भी खोल के रखा है आपने, माइक बंद करिए आप अपना, Vivo 1606, और अपने नाम से जुड़िएगा, ठीक है। सो टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड होता है एक बहुत छोटी सी जगह पे, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और वो जो छोटी सी जगह है, ठीक है, वो कितनी छोटी होती है आप देख लीजिए। केवल एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा है 10,000 के अप्रॉक्स जो वापस रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर मैं पूरे एटम का मतलब सरफेस एरिया 10,000 टाइम्स मानूं तो केवल एक टाइम जो यूनिट 1 यूनिट सरफेस एरिया है उसको ही न्यूक्लियस घेरे हुए है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में जा रहा है वो सीधा रिबाउंड बैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी का बेसिक आइडिया मैंने क्लियर किया है। आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बिल्कुल बताएं, ठीक है। कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं जरूर बताइए, बोलिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जरूर बोलिए। डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और अगली क्लास में अपन लोग बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल और न्यूक्लियस की साइज के बारे में, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, कुछ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में, ठीक है, और फाइनली रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स के बारे में, ठीक है। जिन लोगों को डाउट है, जो लोग क्या कहते हैं परेशानी में है, मतलब जिन लोगों को ये दिक्कत रहती है कि वो उनके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या उन्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वो ऑफ कोर्स मैंने एक डाउट शेड्यूल बना के आपको दिया है, आपके ग्रुप में आपको मिल गया होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में डाउट सेशन होगा। आप दिन को नोट करिए, जैसे आज आपके मैं अपनी क्लास में जिसका भी फैकल्टी का नाम लिखा है, इसी सेम लिंक से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट जो है हम लोगों वाले डाउट ऑनलाइन मोड में है,
ऑफलाइन मोड के लिए तो भैया स्कूल में हमारी एक टीम है ही, आप वहाँ पे जाके डाउट अपने ऑफलाइन मोड में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हम ही से डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो पर वीक में एक सेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है। आप इंडिविजुअल, जैसे आज मंडे है तो आज जिसका भी डाउट सेशन आपके बैच में प्लान्ड है, आप 5 से 6 बजे शाम को इसी सेम क्लास वाली लिंक से ज्वाइन करके और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। हाँ, ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, जितने मैंने लिखे हैं, ठीक है। जो दिखाया है वो नहीं भेजूंगा, वो आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। जो लिखा है मैंने वो मैं भेज देता हूँ। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ाई करिए, कोई Thank दिक्कत you, हो sir. तो जरूर बताइएगा, ठीक। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर।